ओके बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? सब ठीक? बढ़िया, मजे में एकदम। दैट्स लवली, दैट्स लवली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका रिवीजन सेशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। टारगेट है नेक्स्ट 5 आवर्स वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन द क्लास फ्रॉम द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस किस तरीके से घर पर देखकर या सॉल्व कर कर आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? सो राइट डाउन द हेडिंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। Liquidation of companies. Now, what do you mean by liquidation? Liquidation means to dissolve, to close. But there is a procedure through which you close the company. There is a procedure through which you close the company. So, we are going to see this particular aspect in liquidation topic. So, I'll tell you, liquidation या dissolution आपको 3 areas में accounts में लगता है. First one is dissolution of partnership firm. ये टॉपिक पहले ग्रुप 1 में था, अब ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया है फ्रॉम मई 20 अटेम्प्ट। सो लिक्विडेशन के पहले मैं आपको बताता हूं, डिसोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके अलावा आपका और एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज अमालगमेशन ऑफ कंपनी, amalgamation of company and amalgamation of firms also. When I say amalgamation of companies, तो उसमें 2 कंपनियां होती है। एक होती है ट्रांसफरर और एक होती है ट्रांसफरी। सो जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, उसके लिए भी आप उसको क्या करते हो? डिसॉल्व करते हो। यू डिसॉल्व ट्रांसफरर कंपनी। सो वहां पर भी क्या होता है? कंपनी को बंद करना। एग्रीड? तो बेटा जी, हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो यहां पर जो हम देखते हैं वो अकाउंटिंग देखते हैं। कंपनी को बंद करना मतलब वहां पर अगर आपको याद होगा धुंधला धुंधला, तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करके बैलेंस शीट को खाली करते हैं, वहां पर अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखते हैं। ये लिक्विडेशन टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इट डज नॉट हैव मच ऑफ द अकाउंटिंग एस्पेक्ट। इट रिक्वायर्स व्हाट ऑल यू हैव टू डू फ्रॉम द स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू पहले पेमेंट किसको होगा? कौन से फॉर्मेट में आपके अलग अलग स्टेटमेंट्स बनेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो लिक्विडेशन में एक्चुअली अकाउंटिंग एस्पेक्ट नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी बैलेंस शीट विच यू हैव टू डिसॉल्व, विच यू हैव टू एम्प्टी और उसको सेल करना, ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा इधर। वी आर गोइंग टू लुक इट ओनली फ्रॉम द स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक टू यू ऑल वाज कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल कानून के मुताबिक देखना, थोड़ा सा भी जुगाड़ नहीं करना। So if they are asking you to prepare a particular statement, it has to be perfectly as per the format, because if it is not as per the format, you might lose on your marks. Law में ऐसा है ना, if the communication is asked to be given in written format, then it has to be in written format, otherwise it is not a valid communication. Similarly, अगर format designed है, framed है, और अगर आपने वो format change करने की कोशिश की, you will lose on your marks. तो मैंने एक perspective आपके दिमाग में डाला कि you should look this topic from the point of view of format. Agreed? So with this, write down liquidation of companies में आपको क्या क्या पढ़ना है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आपको क्या क्या पढ़ना है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में पहले आपको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर दूसरा आएगा इसके अंदर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और फिर इधर आएगा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसके अलावा और एक चीज जो मैं इस बार आपको बताऊंगा कि जो आपने कर कर जाना चाहिए, उसका नाम है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स।
If you are ready, let me take you to the next step now. What is the first one? Statement of affairs. Then I will tell you liquidator statement of account and then B list contributory. Out of this, statement of affairs is thoroughly 100% format. No accounting. This is the format. Liquidator statement of account, I must say that it is only a cash book, but with a particular order. Liquidator statement of account is only a cash book, but with a particular format. B list contributor is nothing but law. Law का application है यहाँ पर. And overriding preferential creditor is also what? Application of law. तो क्या हमने perspective समझा क्या कि कौन सी चीज को किस एंगल से पढ़ेंगे? Yes. So boys and girls, now what is statement of affairs? Let me explain you. Liquidation में होता क्या है कि there is something called as an authority under whose supervision liquidation is carried on. I don't want to get into which authority and all. I am not interested. In law, you will understand that. So there is an authority under whose supervision the liquidation is carried on. Now comes the question, why is this required? See, I'll tell you. There are variety of the way in which a company can be liquidated. There can be a compulsory liquidation. There can be a voluntary liquidation. Agreed? There can be liquidation by law. There are many reasons why a company can be liquidated. Debenture holder का payment नहीं हो रहा, debenture holder might ask the respective authority to liquidate the company and pay their dues. So the liquidation can be moved via debenture holder also. Now you please ask yourself, अगर डिबेंचर होल्डर बोले कि सर हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा, कंपनी को लिक्विडेट कर कर हमें पैसा दो, तो क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही आदमी होंगे उस कंपनी को लिक्विडेट कर कर उनका पैसा देने में? नो. डिबेंचर होल्डर्स, लेंडर विल नॉट ट्रस्ट देम. So if Anil Ambani is not making the payment of particular lender or Videocon company is not making the payment of particular lender, तुम्हें क्या लगता है lender will be comfortable if those company themselves will be making payment? No. So then what do? Is we remove that authority from the company and we give this to somebody else. Now who is somebody else? We call it as liquidator. Liquidator is a person appointed by the Companies Act, or it is appointed by the authority, respective authority, who is going to carry on the liquidation of a particular company. Who is a liquidator? Liquidator is a person appointed by the Companies Act or by the authority who is going to conduct the liquidation proceedings. वो सबका ख्याल रखेगा. बट कम्स अ क्वेश्चन, उस लिक्विडेटर को उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा? Just visualize for a sake Videocon company. How will any outsider understand what all is going on there? For example, I am a liquidator. For example, you are a liquidator. You are a liquidator. If you are dropped in that company, how will you understand what is going on there? किससे पैसा आना है, किसको कितना पैसा देना है, क्या व्यवहार हुआ है, कहां पर पेपर पड़े, जमीन के कागजात कहां है, कैसे पता चलेगा? बेचने के लिए तो आपको सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे कानून को फॉलो करना पड़ेगा, बट आपके पास ना दस्तावेज, ना कोई पेपर, ना कुछ. सो आई कैनॉट सुपर इंपोज और लैंड अ पर्सन देयर डायरेक्टली. मुझे कंपनी के लोगों की हेल्प लगेगी कि आप हमें बताइए क्या क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटीज है, किसको कितना रुपया देना है और कैसे देना है. तो पहले ये अथॉरिटी ऑर्डर करती है किसको? बीओडी को. बीओडी को ऑर्डर किया जाता है कि आप हमें बनाकर दीजिए क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो मैं आपको बताऊंगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या गाइड किया जाता है? आप हमें बनाकर दीजिए क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हाथ में आ जाने के बाद में इसका अथॉरिटी लेते हैं सारे एसेट और लाइबिलिटी की. कौन? लिक्विडेटर. कई बार लिक्विडेटर की जगह पे दूसरा व्यक्ति होता है रिसीवर. एग्रीड. और लिक्विडेटर उन सभी एसेट और लाइबिलिटी को देखता है कि ये एसेट के नाम लिखे हुए हैं, इन सभी के दस्तावेज और इन सभी के पेपर्स मुझे दीजिए. उनको अपनी कस्टडी में लेता है. जितनी भी लाइबिलिटी है, जितने भी क्रेडिटर्स है, जितने भी डिबेंचर होल्डर है, उनके सबके नाम पते लेता है. जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है उनके नाम पते लेता है. जितने भी डेटर्स है उनके नाम पते लेता है, ताकि उनका पेमेंट किया जा सके, जिनसे पैसा आना है उनसे रिकवर किया जा सके. सो ये सब चीजें लिक्विडेटर अपने कस्टडी में लेता है और फिर देन ही स्टार्ट्स विथ लिक्विडेशन. और जब वो लिक्विडेशन शुरू करता है तो वो बनाता है लिक्विडेटर.
liquidators statement of account. एग्रीड? पहले जो अथॉरिटी हुआ करती थी ये कोर्ट हुआ करती थी, अब बट कोर्ट पर ज्यादा बोझा आने लग गया, इसीलिए उन्होंने लिक्विडेशन के लिए नई अथॉरिटी बनाई है। अब ये अथॉरिटी गाइड करती है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलता है कि तुम्हारे अगेंस्ट अपील आई हुई है या तुम्हारा वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है, मतलब आप खुद ही लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे शेयर होल्डर या तुम्हारे डिवेंचर होल्डर ने बोला, वॉट एवर मे बी द रीजन, वो उनको बोलेंगे कि आप हमें आपकी कंपनी का पूरा लेखा जोखा दो हमारे गिवन फॉर्मेट में। तो उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में पूरा क्या बना कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पिछले 3 साल से कंपनी में क्या क्या हो रहा है इसका पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है, बट एकेडमिक्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 3 साल की जानकारी पूरी हम यहां पर नहीं दिखा पाते फॉर्मेट में। हम एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है यहां पर अपने टॉपिक के हिसाब से। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद में वो दिया जाता है किसको? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर अपने पास सारी कस्टडी ले लेता है एसेट्स और लायबिलिटीज की, और उसके बाद में ही स्टार्ट्स लिक्विडेटिंग, स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट, स्टार्ट रियलाइजिंग द एसेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो आई थिंक एट दिस मोमेंट वी कैन स्टडी दिस 2 aspect very clearly. What is one? Statement of affairs, and what is the other one? Liquidator statement of account. Having said this, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझने के लिए पहले आप समझ आइए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ऐसी 7 लिस्ट है। ए स्टैंड्स फॉर असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्या बोलेंगे? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो लिखो असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। दूसरा वाला आएगा असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तीसरा आएगा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं 7। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं 7। डी फॉर डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर secured by floating charge. Debenture holder secured by floating charge. Is unsecured creditors. Unsecured creditors. Then my dear friend, F is preference shareholder. Preference shareholder. And G is equity shareholder. Equity shareholder. And boys and girls, H is deficiency or surplus. H is deficiency or surplus. Is that okay? इसमें अगर कोई चीज टफ है तो ये वाला एरिया टफ है। जिस बच्चे को 100% पास होना है उस बच्चे के बारे में बताता हूं मैं, वो क्या करता है। बाकी की चीजें बाकी का हर बच्चा करता है या थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लेता है, बट एग्जामिनर कुछ ना कुछ हर एक पेपर में कोई ऐसे प्लॉट बना के रखता है जिस ट्रैप में बच्चे फंसेंगे। तो अगर तुम होशियार बनना चाहते हो तो बेटा जी ये वाला एरिया कर जाना, क्योंकि नहीं आया तो बच गए, बट आया तो सब लोग नहीं बचेंगे, जो कर गए होंगे वही बचेंगे, एंड इट कैन स्कोर यू गुड मार्क्स। तो मैं तुम्हें इसकी गारंटी दे रहा हूं कि बाकी की चीज तो पूरी 100% हो जाएगी। ये एक एरिया है जिस पर थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ी सी, ज्यादा भी मेहनत नहीं, थोड़ी सी मेहनत करोगे सो यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। शैल वी गो अहेड? सो फर्स्ट वन, ए और बी ये एसेट से जुड़ा हुआ है, सी डी ई ये लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही डील करना।
ए और बी असेट से जुड़ा हुआ है, सी डी ई इट इज बिलोंगिंग टू व्हाट, लाइबिलिटीज. Then my dear friend, you have got FG. FG is belonging to what? Shareholder, and H is like what? Deficiency. Now boys and girls, let me clearly mention to you. Reserves and surplus, securities premium, debenture redemption reserve, capital redemption reserve, capital reserve, general reserve, P&L account balance, these are not liabilities. So they may not be paid. They will not be paid. Any reserves and surplus in the balance sheet which you see it in a company is not a liability, so that will not be paid. Whom are you going to pay? You are going to pay to the owner. और owner को तो नहीं तो भी जो बचा हुआ है रेसिडुअरी पोर्शन वो तो ओनर को ही पे करोगे ना. तो जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि इन एनी सिनारियो जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको पेमेंट होगा? ओनर को ही. तो ऐसा बोल नहीं सकते कि इतना प्रॉफिट है वो हम इनको देंगे, नहीं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो पहले का है. अभी असेट बेचने के बाद में क्या पोजीशन रही, कितना पैसा बचा है, वो पैसा सारा का सारा किसको जाएगा? ओनर को. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो क्या क्या चीज समझे? इस पूरी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसको क्या करना होगा? इग्नोर. सो राइट डाउन अ नोट. all the reserves and surplus all the reserves and surplus will be ignored. All the reserves and surplus will be ignored. In liquidation topic. मैंने पूरा liquidation topic ही बोल दिया. रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस का वास्ता नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी कोई वास्ता नहीं है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर में भी नहीं है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में भी नहीं है. तो मतलब एक एरिया आपका कंफ्यूजन का मिट जाएगा, जो आपको टेंशन आता है कि सर इसका क्या करने का. नथिंग डूइंग. नाउ कम्स अ क्वेश्चन. असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब दीज आर द असेट ऑन विच देयर इज नो लीन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीन? लीन मतलब किसी का और हक है क्या उस पर, हमने उस असेट को गिरवी रखा है क्या, whether a charge is created on that asset. agreed? charge समझते हो? charge मतलब क्या, वो asset गिरवी रखी गई है क्या. so always remember asset not specifically pledged मतलब these assets are free for disposal with the company. they are free for disposal towards the company. company can do whatever they want. so my dear friend, first point is done. Assets specifically pledged. Now what do you mean by assets specifically pledged? These are those assets which will be what? Mortgaged, pledged with creditors, with the debenture holder. Agreed? I would like to bring it to your notice. There are two types of charge. One is called as fixed charge, and the other one is floating charge. Now what is floating charge? I'll tell you. Suppose I tell you कि मैं आपको हक देता हूं कि आप मेरी सारी असेट के ऊपर तुम्हारा चार्ज रहेगा, और जब भी अगर मान लो तुम्हारा मेरा लिक्विडेशन होगा तो तुम्हारा पहला हक रहेगा, यू कैन सेल द एसेट, एनी एसेट, एंड यू कैन टेक द मनी. दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स. फिक्स चार्ज मतलब क्या? इनको एक ही दिया जाएगा, तुम्हारे हक में बिल्डिंग है, फिक्स चार्ज. तुमको हम क्या देंगे? बिल्डिंग. फ्लोटिंग चार्ज है कि फिक्स चार्ज है? फिक्स चार्ज है. जो मैं लिस्ट बी की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी एसेट का जिक्र कर रहा हूं जिनके ऊपर फिक्स चार्ज है, ना कि फ्लोटिंग चार्ज. आई रिपीट, मैं लिस्ट बी में जो बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिक्स चार्ज की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज है मतलब सारी एसेट के ऊपर चार्ज है. सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिस्ट बी, इट इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट ए. ठीक है? सो हम कहां तक पहुंचे भाई? बी में असेट स्पेसिफिकली प्लेज, यहां पर फिक्स चार्ज होने की जरूरत है, और इधर बैलेंस असेट इधर आएगी. आई रिपीट, फ्लोटिंग चार्ज भी, ओ आई एम सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया. ये फिक्स्ड इधर आएगा और बैलेंस सारी चीजें इधर आएगी. फ्लोटिंग चार्ज भी रहा तो ए लिस्ट में ही आएगी. एग्रीड? देन बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर समथिंग रेफरिंग नाउ सी लिस्ट, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स बेसिकली 7 है. कितने हैं? 7. सो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स पर भी, एक बार एग्जाम में आ चुका है, और हम करेंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 7 होते हैं.
इसमें से 1 2 3 4 5 is related to employees, 5 are related to employees, 6 7 6 is related to government and 7 is related to expenses of investigation and all. So first one, if I say you, is salary to employee, but it is not the 100%. Salary to employee, maximum how much? 20,000. And for maximum how many months? 4 months in preceding 1 year. तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या क्या बता रहा हूं. पिछले 1 साल में, यहां पर डेट ऑफ लिक्विडेशन है, डेट ऑफ लिक्विडेशन यहां पर है, पिछले 1 साल में एनी 4 months, आई नेवर सेड कॉन्जिक्यूटिव 4 months, एनी 4 months. अगर मान लो किसी की सैलरी 5 महीने की ड्यू है, तो 5 में से सिर्फ 4 महीने प्रिफरेंशियल होगा, 1 महीना अनसिक्योर्ड होगा. मतलब एम्प्लॉइज की सारी सैलरी प्रिफरेंशियल नहीं होती. प्रिफरेंशियल का मतलब है यू आर गोइंग टू बी मेड पेमेंट इन प्रायोरिटी. एम्प्लॉइज के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बट फिर भी उनका पेमेंट प्रायोरिटी में होगा, इसलिए नाम क्या है? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. दे आर एक्चुअली अनसिक्योर्ड. अभी जैसे मेरे साथ संतोष काम कर रहा है या बाकी के एम्प्लॉइज मेरे साथ काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास मेरी कोई सिक्योरिटी है क्या? मैंने कोई सिक्योरिटी दी है क्या उनको? नहीं. बट उनको गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल होने का दर्जा दिया है, बट प्रेफरेंशियल उनकी पूरी अमाउंट को नहीं दिया है, उसके में कुछ लिमिट दी है. लिमिट क्या दी? एनी 4 months सैलरी, एनी 4 month प्रीसीडिंग 12 months, मतलब 12 महीने के पहले की होगी तो प्रेफरेंशियल नहीं होगी, इट विल बी अ प्लेन अनसिक्योर्ड. लाइबिलिटी तो है बट अनसिक्योर्ड. प्रेफरेंशियल कब होगा? व्हेन इट इज ड्यू विद इन द प्रीसीडिंग 12 months. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. एग्रीड. और उसके अलावा per claimant, per employee, the limit is 20,000. चलो बताओ, मैंने 3 कंडीशन बताई क्या? प्रीसीडिंग 12 months, एनी 4 months, and amount is 20,000 पर क्लेमेंट. प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रुपए. पिछले 1 वर्ष की कालावधि में एनी 4 months की सैलरी विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. आई होप यू पीपल अप्रिशिएट दिस. ओके, सो हमने लिखा, कहां पे लिखा भाई? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. ये लिखा तो था. ओ, तुमको याद है? राइट साइड में लिखा. सो सैलरी टू एम्प्लॉय है ना. इन प्रीसीडिंग 1 year फॉर 4 months, मैक्सिमम 20,000. ये क्या हो जाएगा? प्रेफरेंशियल. और 20,000 के ऊपर हुआ तो क्या बन जाएगा वो? अनसिक्योर्ड. एग्रीड. 2 में क्या आएगा? 2 में आएगा बेटा जी एनी हॉलीडे लीव एनकैशमेंट. लिखूं उसको, और एक नाम है एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन. इज दैट ओके? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट. ये लीव एनकैशमेंट आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट में. उसको यहां पर हम शब्द क्या बोलते हैं? एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन. नाउ थर्ड वन में बोलूंगा आपको. इट इज कॉल्ड एज अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ प्रोविडेंट फंड और एनी स्टाफ वेलफेयर फंड, any staff welfare fund. Again I'll write down no limit, काहीच लिमिट नाही. Then fourth one, amount standing to the credit of provident fund or any staff welfare fund, no limit. अगर किसी का पैसा उनके स्टाफ वेलफेयर फंड में पड़ा हुआ है तो उसको रीपेमेंट करने में कोई लिमिट नहीं है. और वो कैसा पेमेंट होगा? एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रायोरिटी में. वो अनसिक्योर्ड होता है बट फिर भी वो प्रायोरिटी में पेमेंट होगा. दूसरा, एनी अमाउंट पेएबल बाय कंपनी एज एम्प्लॉयर, any amount payable by company as employer towards staff welfare scheme
towards staff welfare scheme. Okay, so I was saying 1, 2, 3, 4, any amount payable by company as employer towards staff welfare scheme. ये मैंने आपको बताया कि एक ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अभी भी पेंडिंग है, किसको? स्टाफ वेलफेयर स्कीम को. फॉर एग्जांपल आई गिव यू किंगफिशर एयरलाइंस का अगर हम एग्जांपल ले, बहुत बुरी तरीके से एम्प्लॉयज के साथ काम हुआ. वहां पर एम्प्लॉयज के सैलरी में से पैसा तो कटता था, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर स्कीम में पैसा जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की है. तो एम्प्लॉयर पैसा काट रहा है बट जमा नहीं करा रहा है. देखो, दो चीजों को ध्यान से समझो. एक, जो पैसा जमा करा दिया गया है वो तो प्रेफरेंशियल है, वो पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है. दूसरा ऐसा कि जो पैसा काटा गया है बट जमा नहीं हुआ है, तो वो भी तो लाइबिलिटी है ना उनकी, एम्प्लॉयर की. तो एम्प्लॉयर उस लाइबिलिटी को भी प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी मानेगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बताओ कौन सी चीजें बताई मैंने. अमाउंट नंबर 1, अमाउंट विच इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ स्टाफ वेलफेयर स्कीम. दूसरा मैं क्या बताऊं? अमाउंट विच इज पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द स्टाफ वेलफेयर स्कीम. आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट. एग्रीड? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर देयर ऑन द 5th पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज, नहीं, सैलरी टू एम्प्लॉय हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट हो गया, अमाउंट पेएबल बाय कंपनी एज ए एम्प्लॉयर. कौन सा बता रहे? ना 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 ना, वो क्या था? हाँ, एनी कॉम्पेंसेशन पेएबल टू एम्प्लॉय अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. सो मैंने आपको बताया तो था 5 चीजें किससे जुड़ी हुई है? एम्प्लॉइज से. सो अगर मैं इसको शॉर्टकट में करूं तो सिर्फ सैलरी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था. सैलरी कितने महीने की? 20,000 पर क्लेमेंट, नॉट पर मंथ, पर क्लेमेंट फॉर एनी 4 months इन प्रीसीडिंग 12 months. फर्स्ट. सेकेंड वन कौन सा था? लीव हॉलीडे रेम्यूनरेशन या हॉलीडे रेम्यूनरेशन, accrued leave encashment या accrued holiday remuneration, both are one and the same. Third one, any amount standing to the credit of the staff welfare fund, yes, scheme. Fourth one, amount which is payable by employer towards the staff welfare scheme. And fifth one, any amount payable to an employee under workman compensation act. Now boys and girls, ये 5 के बाद में छठा पॉइंट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है. So I write down 6th point and it is called as what? 6th point is called as tax, duty or cess payable to government within preceding 12 months from the date of liquidation. So what did I say? Tax, duty और cess. Payable की जगह मैं यहां पर लिखूंगा which has tax, duty और cess due and payable to government within preceding 12 months from the date of liquidation. लिक्विडेशन की तारीख से पिछले 12 महीने में जो भी टैक्स ड्यू और पेएबल हुआ है वो क्या बन जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. सो सर इसके पहले का कोई टैक्स रहेगा तो क्या वो ये नहीं रहेगा क्या प्रेफरेंशियल? वो रहेगा अनसिक्योर्ड. जो पिछले 12 महीने में ड्यू और पेएबल हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल. अब कई सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज दैट. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ड्यू का मतलब क्या है? एक एग्जांपल देखना. मान लो मुझे ईयर 2015-16 के लिए अभी नोटिस मिलती है टैक्स भरने की. तो टैक्स इज रिलेटेड टू 15-16 बट इट हैज बिकम ड्यू इन द करंट ईयर. टैक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? 15-16 but it has become due in what? Current year. So it does not only prima facie depends कि कौन से ईयर का टैक्स है. It depends upon कि वो ड्यू कौन से कब हो रहा है, आपको नोटिस कब मिला है उसका. तो जब हम कंपनी को लिक्विडेट करते तो हमें एनओसी लगता है सभी डिपार्टमेंट से. सो एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. उस केस में अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे को आपसे सर्विस टैक्स आना बाकी है
इट इज स्टिल ड्यू, वो नोटिस आया, तो व्हेन इट हैज बिकम ड्यू, व्हेन यू आर गेटिंग अ नोटिस, सो इट इज नॉट ऑलवेज इन रेफरेंस टू द ईयर, बट जब एकेडमिक्स की बात चलती है तो एकेडमिक्स में हमें सिंपल ध्यान रखना है कि ये डेट ऑफ लिक्विडेशन है, इसके पहले 12 महीने से रिलेटेड टैक्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल, उसके पहले का है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ प्रेफरेंशियल. इज दैट ओके? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, 7th पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, expenses of investigation. So let's write down any expenses of investigation बस इतना लिखकर काफी है. Now why did I say any expenses of investigation? होता क्या है कि कंपनी जब डिसॉल्व होती है, so sometimes you have to incur the expenses of investigation what has gone wrong. Same would be the case with Videocon and other companies. Investigation हुआ उनका, इन्वेस्टिगेशन होते वक्त जो व्यक्ति उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, he is going to charge some money. So that expenses of investigation is also included as what? Preferential creditor. ये 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, कैजुअली नहीं लेकर जाना. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने? 7. So first one I'll tell you, what is that? Salary preceding 12 months, any 4 months, per claimant 20,000. Second, accrued holiday remuneration. Third one, any amount standing to the credit of the staff welfare scheme, any amount payable by the employer towards the staff welfare scheme. And then my dear friend, any amount payable to an employee under Workmen Compensation Act 1923. ये 5 पॉइंट एम्प्लॉइज से जुड़े हुए. 6 पॉइंट, एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस विच हैज बिकम ड्यू और पेएबल within preceding 12 months from the date of liquidation. And the last one was expenses on investigation. Boys and girls, ये जितने भी 7 पेमेंट मैंने आपको बताया ये बनते हैं प्रेफरेंशियल. इसका मतलब बचे हुए जो पेमेंट है वो अनसिक्योर्ड माने जाते हैं. सो एम्प्लॉइज की सैलरी 7 महीने की अगर है तो 4 महीने का प्रेफरेंशियल माना जाएगा, बचे हुए 3 महीने का क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड. जो प्रेफरेंशियल है उतना पेमेंट उनको जल्दी कर दिया जाता है, जो अनसिक्योर्ड है उनका जैसे जैसे नंबर आता है वैसा पेमेंट होता है. से यस, प्रेफरेंशियल के साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ही ध्यान से सुनना. ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ठीक है, मान लेते हैं एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है. सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब इसके पास दी गई है बिल्डिंग. अब इसको क्या चिंता है, इसको तो पेमेंट मिलेगा, बिल्डिंग बेचेंगे तो इसको तो पेमेंट मिलेगा, बट बाय वर्च्यू ऑफ एन प्रोविजन इसको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा. मान लेते सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 10 लाख है, बिल्डिंग से रुपए आने वाले हैं 9 लाख. तो मुझे बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितने देने चाहिए थे? 9 लाख. और वो अनसिक्योर्ड कितना बचता? 1 लाख. से यस और नो? तो देखो मैं क्या करूंगा, 10 लाख माइनस 9 लाख, 1 लाख क्या होगा? अनसिक्योर्ड. एग्रीड? तो ये तो अनसिक्योर्ड रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा अनसिक्योर्ड ही रहेगा. किसी को इसमें डाउट? मैंने कहा कि 10 लाख रुपए रिसीवेबल थे, किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. बिल्डिंग फेच्ड ओनली 9 लाख, सो 1 लाख रुपीज इज अनसिक्योर्ड. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन व्हाट? अनसिक्योर्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक दूसरा बंदा है इधर जिसका नाम मैं लिखूंगा एम्प्लॉई. क्या नाम लिखूंगा? एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, और एम्प्लॉइज की वो अमाउंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 लाख. कितनी है? 4 लाख. कैन आई मेक इट लिटिल इजी? 5 लाख. तो एम्प्लॉय अब इसके अंदर एंटर मार लेगा, एम्प्लॉइज इसके अंदर एंट्री मार लेगा. किसके अंदर? इस 9 लाख में. मतलब जो 9 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए था क्योंकि बिल्डिंग उन्हीं के पास थी, बट ये उनके साथ में भी हक जताएगा. मतलब ये 10 लाख किसके लिए थे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब और एक सिक्योर्ड बन जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, दैट वुड बी एम्प्लॉइज 5 लाख. और जो 9 लाख हम इसको बांट रहे थे वो 9 लाख इसको नहीं बांट सकते अभी हम. नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 9 डिवाइड बाय 15,
इंटू 10, इनको मिलेंगे कितना? 6 लाख से यस। और 5 लाख को कितना मिल जाएगा? 3 लाख। एग्रीड? अब मुझे बताओ हु सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर सफर किया क्या नहीं किया? तो कितने से सफर किया? 1 लाख तो उनका पहले भी अनसिक्योर्ड था, बट अभी उनको कितना कम पेमेंट हुआ? 3 लाख। सो बॉयज एंड गर्ल्स, 3 लाख विल बी ट्रीटेड एज preferential, and what was paid to employee was overriding preferential creditors. मतलब एम्प्लॉइज का नुकसान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एम्प्लॉइज को क्या बोला कि तुम्हें हक मिलेगा किसके अंदर? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर भी। बट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर हक मिला तो कौन नाचने लगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि पैसा उनका निकल रहा है ना भाई। कानून में उनको हक था कि वो असेट का पैसा उसी को मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। बट बिकॉज एन एम्प्लॉय हैज एंटर्ड बाय वर्च्यू ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो उसकी वजह से उनको शेयर कम मिला। तो जितने से उनको शेयर कम मिलेगा उतने से हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहां घुस जाएंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। से यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम दैट वी नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आर वी ऑल रेडी? So you are all requested to come down to the concept question number 1 and concept question number 2. Both these questions are being solved for you, but write down very important from exam point of view. Okay? तो इसको हम orally solve करेंगे, concept question number 1 and concept question number 2. Are you all ready? Let's begin the story. बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या क्या होते हैं वो इधर लिखा हुआ है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक बार बता देता हूं। ऑल रेवेन्यू, टैक्स, सेस, रेट्स ड्यू टू सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी, द अमाउंट शुड हैव बिकम ड्यू और पेएबल विद इन 12 मंथ्स बिफोर द वाइंडिंग अप ऑर्डर, लिक्विडेशन के। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी टू एन एम्प्लॉइज, द वेजेस एंड सैलरी फॉर 4 मंथ्स must be due within 12 months next preceding to relevant date. The amount shall not exceed presently how much? 20,000 per claimant. Then accrued holiday remuneration, is there any limit? No limit. Then all amount due in respect of contribution payable by the company as an employer. याद आ रहा है क्या? Amount payable by employer towards what? Staff welfare scheme as employer under any law. Now next, fifth, compensation payable under Workmen's Act and all sum due to any employee from provident fund, gratuity fund, pension fund, etc. ये मैंने ऐसे लिखा था, any sum standing to the credit of the staff welfare scheme. And the last one, any expenses of investigation under the Companies Act. I hope you appreciate this. Now with this concept question number 1. Calculation of preferential payment. From the following, calculate preferential payment in case of X Limited, which went into liquidation on 1/4/2006. From the following, calculate preferential creditors which went into voluntary liquidation on 1/4/2006. What are those? Owing to government for tax due and payable. For 4, 5 and 5, 6, I am asking you, कौन सी डेट ऑफ लिक्विडेशन है? 1/4/2006 है क्या? उसके कितने महीने पहले चले जाएंगे? 12 मंथ्स। तो कितना दिन आ जाएगा? 31 मार्च 2005। 31 मार्च 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2006, एक साल हुआ क्या? कौन सा वाला टैक्स प्रेफरेंशियल मानेंगे? ये वाला प्रेफरेंशियल मानेंगे क्या? ये जाएगा लिस्ट सी में, बट ये कहां जाएगा? इट विल गो इन लिस्ट ई, क्योंकि ये क्या है? अनसिक्योर्ड। याद आ रहा है ना? हैप्पी? आगे, ओविंग टू गवर्नमेंट फॉर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. डू यू थिंक सो इट इज अ टैक्स? डू यू थिंक सो इट इज अ टैक्स? नो. हम गवर्नमेंट से पानी लेते हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं है. मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला एनी अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट. टैक्स क्या होता है? टैक्स के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा. बट अगर तुम गवर्नमेंट से टेलीफोन लाइन नहीं लेते हो तो पैसा नहीं देना है. Agreed? So then my dear friend, this is not tax. So write down, this is list E. ये unsecured है, ये C में नहीं जाएगा, है ना? Now next, wages and salaries of a supervisor X for 5 months at the rate of rupees 4,000
पर मंथ। मुझे बताओ कितने महीने अलाउड है, 5 महीने या 4 महीने? 4 महीने। सो कैन आई नॉट से 4 इंटू 4,000 कितना आता है? 16,000। तो 16,000 क्या बनेगा? 20,000 के अंदर लिमिट है क्या? 16,000 विल बिकम प्रिफरेंशियल। बट बेटा बचा हुआ क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड, राइट? लिस्ट ई। सो लिस्ट सी में हम लिखेंगे 16,000, लिस्ट ई में लिखेंगे 4,000। आगे बढ़े। wages and salaries of a supervisor Y for 4 months at the rate of 6,000 per month. So now take on a calculator 6,000 into 4 months, 24,000। 4 महीने का अलाउड है क्या? Yes, but maximum limit कितनी है? 20,000। So हम कितना लेंगे? 20,000 list C and 4,000 list E. So list C 20,000 and list E 4,000. Do you all appreciate? Boys and girls, then I take it to the next step, E. Accrued holiday remuneration 21,000. Did I explain you any limit? No limit. So can I say list C is how much? 21,000. Then compensation due to supervisor W 21,000 under Workmen Compensation Act. How much will I take? Any limit? No limit. So 21,000 as list C. And then provident fund, pension fund and gratuity fund due to supervisor P 21,000 किस में जाएगा? List C। बताओ कितना जाएगा? 21,000। Do you all appreciate? Now take on your calculator जितना हमने list C लिखा है, 21,000 plus 16,000 plus 20,000 plus 21,000 plus 21,000 plus 21,000, 1,20,000 आ रहा है क्या? So this is treated as what, my dear friend? Preferential creditor as per list C. बट मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा और विस्तार से बताया कि बेटा जी लाइबिलिटी तो है, लिस्ट सी मतलब पेमेंट थोड़ा पहले होगा, लिस्ट ई मतलब पेमेंट अनसिक्योर्ड के तौर पर होगा। एग्रीड? तो लिस्ट सी समझ में आया? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स टाइम दैट वी अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज overriding preferential payment, and so we are here on point number 6. overriding का मतलब क्या है? This will be paid first. overriding मतलब उनको हक पहले मिल गया, right? Even if they don't have security, still they will be paid first. जैसे रास्ते पर अगर गाड़ी चल रही है हम सभी लोगों की, और मान लीजिए प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आने वाली, तो किसको ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलता है? सिग्नल चालू है क्या नहीं चालू है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरराइडिंग इफेक्ट विल बी द व्हीकल ऑफ द पर्टिकुलर डेलीगेट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग इफेक्ट। या फॉर दैट मैटर एम्बुलेंस, अगर मान लो सिग्नल चालू भी है, सो हु विल गेट एन ओवरराइडिंग इफेक्ट? एम्बुलेंस। सिमिलरली जो मैंने प्रेफरेंशियल पढ़ाया ठीक है, बट उसमें भी अभी ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलेगा इनको। एग्रीड? तो वो हम पढ़ रहे हैं। These creditors will be paid before any payment is made to other preferential creditors. These are workman dues. These are workman dues. Workman dues कितने हैं? 5 बताए थे मैंने आपको, yes or no? और आगे debts due to secured creditor. This will include that portion of debt which could not be paid to the secured creditors due to pari passu charge of the workman. मैंने क्या बोला? जो सिक्योर्ड डेट था, याद है क्या? सिक्योर्ड डेट 10 लाख का था, उसमें से उनका 9 लाख फुलफिल हो जाता अगर वर्कर्स नहीं आते तो उनका 1 लाख ही अनसिक्योर्ड होता। बट वर्कर आने के वजह से उनको सिर्फ कितना मिला? 6 लाख। तो पहले तो सिर्फ 1 लाख अनसिक्योर्ड रह रहा था, उसके बाद में कितना रहने लग गया? 4 लाख। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने बोला था कि 3 लाख रुपीज जो उसको कम जा रहे हैं, अगर वो एग्जाम्पल आपको देखना होगा तो ये देखो इधर ही, पहले उनका 1 लाख ही रह रहा था ना, बट अभी क्या हो रहा है? 10 - 6 4 लाख का लाइबिलिटी रह रहा था ना अनसिक्योर्ड, तो इसमें क्या होगा? 1 लाख ही अनसिक्योर्ड रहेगा, 3 लाख विल बिकम व्हाट? प्रेफरेंशियल। से यस और नो? तो देखो ऐसी लाइन है क्या? दिस विल इंक्लूड दैट पोर्शन ऑफ द डेट विच कुड नॉट बी पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यू टू पारी पशु चार्ज ऑफ द वर्कमैन। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये इधर आ जाओ, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। आर यू देयर? Are you ready? There are secured creditors amounting to 5 lakh holding a security estimated worth rupees 4 lakh.
सो बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए आप। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? 5 लाख है ना, लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वेरी गुड, 4 लाख। सो बेटा जी ये माइनस किया, सो बेटा जी अनसिक्योर्ड कितना रहेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल बिकम 1 लाख। तो अनसिक्योर्ड तो 1 लाख ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। एग्रीड, डन। अब क्या होता है? इन एडिशन देर इज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन अमाउंटिंग टू रुपीज हाउ मच? 1,25,000। तो बेटा जी मैं इधर वर्कमैन को लेके आ जाऊं क्या? वर्कमैन को कितना ड्यू है? 1,25,000 से यस। बेटा वर्कमैन तो पहले ही ओवर राइडिंग है, आपको समझना पड़ेगा, वर्कमैन तो पहले ही ओवर राइडिंग है। तो अब वर्कमैन को पूरा मिलेगा क्या? नहीं, ये 4 लाख का कद्दू कटेगा और दोनों में बटेगा। नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 4 लाख, सोच के बताओ कितना? 4 लाख डिवाइड बाय हाउ मच? 6,25,000। 4 लाख डिवाइड बाय हाउ मच? 6,25,000। इन दोनों के बीच में बांटेंगे ना, सो डिवाइड बाय 6,25,000 इनटू 5 लाख, 3,20,000। अरे इसको कितना मिल रहा है अभी? 3,20,000 से यस। सो कैन आई नॉट से, अगर ये 3,20,000 पे हो रहा है इसको, तो यहां पर ओवर राइडिंग बन जाएगा। ये ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना बन जाएगा बेटा जी? है इट विल बिकम 80,000। अभी ओवर राइडिंग या फिर आप इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोल सकते हो एज पर लिस्ट सी। कुल मिलाकर अगर मेरी बात समझ में आ रही है, 5 लाख में से इनका पेमेंट होना चाहिए था 4 लाख और 1 लाख अनसिक्योर्ड होता, बट बिकॉज वर्कर ने कितना ले लिया? 80,000, इसलिए इनको कितना मिला? 5 लाख माइनस 3,20,000। तो बैलेंस कितना बचेगा बेटा जी? 1,80,000 बचेगा ना, उसमें से 1 लाख तो अनसिक्योर्ड ही रहेगा, बट 80,000 क्या बन जाएगा? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। तो मैं 7 जो अक्षर में या 7 लिस्ट सिखाई, उसमें ये वाला शब्द नहीं सिखाया था, बट फिर भी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन इट इज बिकमिंग व्हाट? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेगा। एम्प्लॉइज तो हमेशा से ही प्रेफरेंशियल थे, से यस और नो। सो बेटा जी एम्प्लॉइज का कितना रहेगा? 125 माइनस 80,000, 45,000 विल रिमेन व्हाट? नॉट unsecured. 45,000 will be remain what? Preferential creditors only, and उसमें भी उनकी प्रायोरिटी पहली है। अरे मेरी बात समझ में आया क्या? बताओ मुझे क्या किया मैंने इसमें? पहले सिक्योर्ड में से उनकी पूरी सिक्योरिटी देके माइनस कर दो और देखो कितना डेफिशिएंसी आ रहा है। 1 लाख, तो 1 लाख क्या बनेगा? अनसिक्योर्ड। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। बट क्या एम्प्लॉइज बीच में आके शेयर कर गए क्या? एम्प्लॉइज कितना शेयर कर गए? 1,25,000। तो इसका मतलब इधर पेमेंट कम हुआ, इधर पेमेंट कितना हो गया? नहीं 125 नहीं, 80,000। रेश है 125, बट शेयर कितना मिला? मिला कितना? 80,000। तो इधर से 80,000 कम होगा, तभी इधर 80 करेंगे ना पेमेंट। तो ये कितना हुआ? 3,20,000। जाहिर सी बात है 5 लाख माइनस 320 तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। उसमें से 1 लाख तो मैंने बोला है अनसिक्योर्ड है, तो बचा हुआ 80,000 क्या है? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। डू ऑल अप्रिशिएट? और इधर का ये जो 45,000 है वो तो हमेशा से ही ओवर राइडिंग रहा था। तो आंसर चेक करो बेटा जी। द सिक्योरिटी वर्थ 4 लाख विल बी डिवाइडेड बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द वर्कमैन इन द रेशियो ऑफ 5 लाख इज टू 1,25,000। देयरफॉर आउट ऑफ 4 लाख 4/5 320 will be paid to secured creditors and 1/5 80,000 will be paid to workmen. Do you all agree? These are पेमेंट किसको कैसे होंगे? एज पर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। बट नीचे आने का कंटिन्यूइंग विद द अबव एग्जांपल, अमाउंट ऑफ ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट विल बी एज अंडर। बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ वर्कमैन, जितना पेमेंट हो गया उसके बाद में बचा कितना? 125 में से 80 बच गया ना, माइनस हो गया, कितना बचा? 45,000। है नहीं? अच्छा, इनको कितना कम पेमेंट मिला? 80,000 से कम पेमेंट मिला ना, जो वर्कर ने शेयर कर लिया था। तो उनकी अभी एंट्री हो गई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कितना आ जाएगा? 80,000 और ये टोटल बन जाएगा 125। समझ गए क्या? तो मैं आपसे पूछूं कैसे जाएंगे? जो 7 पेमेंट थे उनमें से 5 पेमेंट ओवरराइडिंग है एम्प्लॉइज से जुड़े हुए। बिकॉज ये ओवरराइडिंग है तो ये क्या करते हैं, ये जो सिक्योरिटी होती है इनमें भी जाके शेयर कर लेते हैं। मतलब अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो पारी पशु उसमें भी शेयर कर लेते। तो अब एम्प्लॉइज का तो पेमेंट हो गया,
बट एम्प्लॉइज का पेमेंट होने की वजह से किसी को पेमेंट कम मिला, तो जिस व्यक्ति को पेमेंट कम मिला वो एंट्री मार लेगा किसके अंदर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो फिर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज तो थे ही पहले से, एम्प्लॉइज को तो ओवरराइडिंग बोलते ही है ना, उसमें और एक व्यक्ति का नाम ऐड हो जाता है, द अनपेड अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ शेयरिंग विथ एम्प्लॉइज। समझ में आया कि नहीं आया? सो दोस बोथ विल बिकम व्हाट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं दोबारा एक बार बताना चाहूंगा। आपको क्या करना होता है, 5 लाख लिखना होता है पहले इनको पेमेंट कर दो 4 लाख, और इधर से ये क्लियर हो जाएगा कि 1 लाख क्या है, 1 लाख तो अनसिक्योर्ड है भाई। फिर अभी एम्प्लॉइज को एंट्री मारो, एम्प्लॉइज कितने हैं, 1,25,000। अब ये 4 लाख इनको मिल सकते क्या, नहीं, तो 4 लाख इनको नहीं मिल सकते, तो कितने मिल रहे, 3,20,000। तो अब 5 लाख माइनस 320 कितना आ रहा है, 1,80,000। मतलब 1 तो अनसिक्योर्ड था ही, अब 80,000 क्या बनेगा, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ अनसिक्योर्ड, इट विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ लिस्ट सी प्रेफरेंशियल, और उसको हम नाम क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एम्प्लॉइज तो हमेशा से ओवरराइडिंग रहे, मैंने बताया एम्प्लॉइज को 5 पेमेंट को सबसे पहले करना होता है, तो इनको यहां पर भी पेमेंट किया, कितना मिल गया इनको यहां पर 80,000। सो बचा हुआ कितना है 45,000, ये भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही रहेंगे। मतलब अब ओवरराइडिंग टोटल कितना रह गया 125। से यस और नो? वैसे भी अगर मान लो इनको पेमेंट नहीं होता एम्प्लॉय को, तो भी कितना रहता ओवरराइडिंग 125 ही। से यस और नो? बॉयज एंड गर्ल्स, इसके साथ ही अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बच्चों हम कहां पर थे, लिस्ट ए असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, लिस्ट बी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं वे मैंने अभी आपको सिखाया। अभी मैं दूसरा बोल रहा हूं, डिबेंचर होल्डर सेक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। इधर एक हिच है, इधर एक एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनो। इफ डिबेंचर्स आर सेक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ लिस्ट डी, इट विल बी पार्ट ऑफ लिस्ट बी। यहां पर मैंने बोला फ्लोटिंग चार्ज, अगर फिक्स्ड चार्ज है तो बी में चला जाएगा। डिबेंचर होल्डर सेक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, सारी एसेट के ऊपर अगर आपका चार्ज है देन यू विल कम इन व्हाट, लिस्ट डी। बट अगर सारी एसेट पर आपका चार्ज नहीं है देन यू विल एंटर व्हाट, लिस्ट बी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। एग्रीड? तो लिखिए एक नोट, डिबेंचर होल्डर विथ फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर विथ फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर विथ फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट डी। दूसरा लिखिए, डिबेंचर होल्डर विथ फिक्स्ड चार्ज, डिबेंचर होल्डर विथ फिक्स्ड चार्ज क्या, लिस्ट बी, डिबेंचर होल्डर विथ फिक्स्ड चार्ज, लिस्ट बी। इज दैट ओके? सो ये हो गए डिबेंचर होल्डर जी। फिर क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसके बाद में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और इसके बाद में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, और फिर क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर। डू यू ऑल अप्रिशिएट विद दिस? यस। सो इसके साथ ही अब आप रेडी हो चुके हो फॉर्मेट के लिए। तो फॉर्मेट कैसे जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ये देखो, घर पर भी ऐसे ही प्रिपेयर करना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। इसमें कुछ इस प्रकार से आएगा ईआरवी। ईआरवी का मतलब होता है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ईआरवी इज व्हाट, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जल्दबाजी मत करो, पर्टिकुलर्स और ईआरवी। ये वाला एक वाला कॉलम हमेशा नीचे तक जाएगा। फिर इधर फर्स्ट आएगा लिस्ट ए, अभी मैं सिर्फ रफ में समझा रहा हूं, लिस्ट ए। और जितनी भी असेट्स है उनकी बुक वैल्यू को छोड़कर आपको क्या लेनी पड़ेगी, ईआरवी। मैंने कहा असेट, असेट में कोई भी फिक्टिशियस असेट नहीं आएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर नॉट असेट, दो दे में बी मेंशन्ड ऑन द असेट साइड। असेट मतलब जो असेट बिक सकती है, जो असेट बिक सकती है उसकी हम ईआरवी लेंगे। ईआरवी मतलब हम उसका सेलिंग प्राइस लेंगे। कुछ असेट ऐसी होती है जिनकी सेल वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे गुडविल, तो उनको नहीं लेना होता है। वही एसेट जो बिक सकती है उनकी ईआरवी लेंगे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, कितना पैसा जमा कर लेंगे। जब लिस्ट ए हो जाए तो फिर आता है लिस्ट बी। लिस्ट बी में इनर कॉलम में बन जाते हैं 4 कॉलम, और इधर आएगा पर्टिकुलर्स, और इधर आएगा फर्स्ट वन अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवर्ड
फिर अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर या तो आएगा सरप्लस या तो आएगा डेफिशिएंसी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड या रिसीव्ड, दूसरा क्या है अमाउंट ड्यू, फिर या तो आएगा सरप्लस या तो आएगा डेफिशिएंसी। जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे जो अमाउंट रिकर होने वाली एआरवी वो 10,000 होने वाली है, बट अमाउंट ड्यू क्या है 8,000 है, तो बेटा सी सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है, सरप्लस 2,000। जो असेट हमने गिरवी रखी है उस असेट को गिरवी रखने के बाद में हमें कितने रुपए मिलने वाले 10,000, बट हमें देने कितने हैं 8,000, तो सरप्लस आया 2,000, 2,000 आउटर कॉलम में जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें मिलने वाले 12,000 बट तुम्हारी अमाउंट ड्यू है 15,000, तो बेटा जी अब सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी, ये 3,000 ये जाएगा आउटर कॉलम में, ये जाएगा लिस्ट ई में, क्योंकि अब ये बन गया अनसिक्योर्ड। से यस। सो मुझे क्या क्या बताना था, असेट साइड में लिस्ट ए और बी, ए सिंगल कॉलम, लिस्ट बी 4 कॉलम, और उसके बाद में हम क्या कर देते इधर जी टोटल ले लेते। टोटल लेने के बाद में मुझे देना पड़ता है समरी। समरी में ग्रॉस वैल्यू देना पड़ता है क्योंकि हमने यहां पे सिर्फ सरप्लस का फिगर लिया है, बट समरी में हमें कौन सा फिगर देने पड़ते हैं, ग्रॉस। ग्रॉस फिगर में क्या करता है, जो लिस्ट ए की ग्रॉस फिगर है और जो लिस्ट बी के ग्रॉस फिगर है दोनों को इनर कॉलम में लिखते हैं हम। उसके बाद में लाइबिलिटी शुरू होती है और लाइबिलिटी का एक कॉलम लेफ्ट में शुरू हो जाता है, ग्रॉस लाइबिलिटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी, ऐसी हेडिंग आती है, ग्रॉस लाइबिलिटी to be deducted from surplus or added to deficiency। और ये वाला कॉलम तो ऊपर से ही चला जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें दोबारा लिस्ट बी का जिक्र होता है, इसमें दोबारा लिस्ट बी का जिक्र होता है, क्योंकि लिस्ट बी में सिर्फ एक चीज नहीं थी, 2 चीजें थी, एक असेट थी, असेट साइड में दिखाई, एक चीज है लाइबिलिटी। सो ऊपर असेट के साइड से बताया, नीचे लाइबिलिटी के एंगल से बताना है। अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जैसे अगर यहां पर आप देखेंगे तो पहले केस में 8,000 पूरी कवर हो गई थी, बट दूसरे वाले केस में 15,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, बट हमने कवर कितनी की, सिर्फ 12,000। तो हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ऊपर जो है वो सरप्लस डेफिसिट निकालने का काम है, असेट के एंगल से सोचा, नीचे लाइबिलिटी के एंगल से सोच रहा हूं कि भाई कितनी अमाउंट हमने क्लियर की, पे किया। तो पहले वाले केस में तो 8,000 पूरा पे कर दिया, दूसरे वाले केस में 15,000 की लाइबिलिटी, बट पे कितना किया, सिर्फ 12,000। अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय लिस्ट बी, एग्रीड। सो बेटा जी लिस्ट बी एक बार आता है कि 2 बार आता है, 2 बार। पहले एसेट साइड में एसेट के एंगल से, दूसरे केस में लाइबिलिटी के एंगल से। इधर मान लो मैंने 12,000 या 8,000 लिखा, बट ध्यान रहे इधर हमेशा नील ही लिखेंगे। नाउ विल आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई नील, क्योंकि बेटा जी हमने ऊपर उतना पेमेंट कर ऑलरेडी आउटर कॉलम में फिगर लिया था ना इधर। सो जब मैं 2,000 का फिगर ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि मैंने ऑलरेडी उसका पेमेंट कर दिया है, तो मैं दोबारा इस कॉलम में पेमेंट का जिक्र नहीं करूंगा, यस और नो। उसके बाद में आता है आपका लिस्ट सी, जो भी लिस्ट सी के आइटम है वो पेमेंट कर दीजिए, उसको लेफ्ट साइड में भी लिखिए और राइट साइड में भी लिखिए, और फिर इधर आएगा जितना बचा हुआ पैसा। फिर किसका पेमेंट का नंबर आएगा, लिस्ट डी का, इधर भी पेमेंट कीजिए, इधर भी पेमेंट कीजिए। फिर आपका आएगा इधर नेक्स्ट टोटल कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस इधर है ना, इधर तो लाइबिलिटी है, कितना बैलेंस बच रहा है। फिर आप किसका पेमेंट करेंगे, लिस्ट ई का, अनसिक्योर्ड का, इधर भी करिए और इधर भी करिए, और फिर जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस इधर लिख दीजिए। अब ये टोटल लेकर काम खत्म कर दीजिए, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हुई अभी कॉलम तो आगे जाएगा बट उसमें लिखेंगे नहीं कुछ लेफ्ट साइड में। और फिर बेटा जी आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर उनके डिविडेंड इन अरियर्स है तो वो भी दिखाएंगे, और फिर आएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर। से यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कोई जगह नहीं, फिक्टिशियस एसेट की कोई जगह नहीं। सो लिस्ट ए इजी है, लिस्ट बी 4 कॉलम में बनेगा इनर कॉलम में, और उसका सरप्लस है डेफिसिट लेंगे, सरप्लस आउटर कॉलम में आएगा, डेफिसिट लिस्ट ई में आएगा। फिर उसका समरी देंगे हम, समरी के बाद में लाइबिलिटी शुरू होगी, लाइबिलिटीज के लेफ्ट साइड में एक कॉलम शुरू होगा। पहले हम दोबारा से देंगे लिस्ट बी का, लिस्ट सी का, फिर माइनस कर अमाउंट बताएंगे। फिर क्या करेंगे, लिस्ट डी का, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज रहा तो बी में शिफ्ट हो जाएगा, फिक्स चार्ज होगा तो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, बी में।
और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डी का पेमेंट हुआ, फिर किसका करेंगे, लिस्ट ई का, और मेरे बच्चों उसके बाद में जो पेमेंट आएगा, सॉरी उसके बाद में जो बैलेंस आएगा वो लिखेंगे, और लेफ्ट साइड का कॉलम क्लोज हो चुका होगा, एंड देन विल कंटिन्यू विथ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। हैप्पी है बॉयज एंड गर्ल्स? इस फॉर्मेट को परफेक्ट करने का काम आपका है। इससे ज्यादा टाइम में इसमें अभी रिवीजन बैच में नहीं दे पाऊंगा, तो आपको इस फॉर्मेट को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इसको परफेक्ट करना है। सो एक बार हम इस फॉर्मेट को पढ़ेंगे। सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 4। या प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 4। ठीक है, क्या क्या लिखा है? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए, ईआरवी है। ईआरवी का मतलब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। यू हैव गॉट कैश इन हैंड, marketable security, calls in arrears. Highlight the word calls in arrears. Calls in arrears will be treated as an asset. Calls in arrears. Trade debtors, stock in trade, machinery, total A. Easy है? फिर उसके बाद में asset specifically pledged as per list B. क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? Particulars, ERV due to secured creditors, deficiency ranking as unsecured, surplus carried to the last column. Do you all appreciate? देन माय डियर फ्रेंड आप बोलोगे एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सरप्लस मतलब अगर इधर सरप्लस आया तो वो, डेफिशिएंसी आई तो कहां जाएगा, लिस्ट ई में। अप्रिशिएट दिस। तो ये यहां पर हमने लिखा सरप्लस। फिर अभी आपका क्या आएगा, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड व्हाट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये आ गया ए प्लस बी। अब ये लाइन कैसे बनाते देखो, एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल किसके किसके लिए, लाइबिलिटी कौन सी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लाइन अपने आप बना पाओगे क्या? एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर व्हाट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हैप्पी? इसके बाद में हम समरी देते हैं, समरी इनर कॉलम में आती है। फिर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ग्रॉस लाइबिलिटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी। एक कॉलम नेक्स्ट लेफ्ट में बना गया और एक कॉलम पर्टिकुलर्स, और ये राइट वाला कॉलम तो चल ही रहा है। अब आगे लिस्ट बी को दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? सो देखो मैंने क्या लिखा, सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड बाय असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। राइट साइड में जानबूझकर मैंने लिखा नील क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है। लेफ्ट साइड में कितनी अमाउंट कवर हुई उसका जिक्र करो, यस और नो, मतलब जितना पेमेंट हुआ वो लिखिए। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। अब मैं आपको भली बातें समझा चुका हूं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 7 होते हैं, वो भी आपको आइडेंटिफाई कर लिखना पड़ेगा। फिर एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट अवेलेबल। बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट हो गया ना, पहले किसके किसके लिए पैसा अवेलेबल था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब इसमें से एक का पेमेंट हो गया तो अभी लाइन क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ असेट अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देख लो डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है क्या। अब किसका पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर। सो बेटा जब मैं डिबेंचर होल्डर बोलूं सो इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर मीन्स नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो हमने क्या लिखा, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। लेफ्ट साइड में भी लेस होगा, राइट साइड में भी लेस होगा, एग्रीड। लेफ्ट साइड में टोटल ले रहे इनफैक्ट। फिर अब इसके बाद की लाइन में हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी और सरप्लस एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर। यहां पर लाइन थोड़ी सी चेंज हुई है। इसके पहले तक हम लाइन कैसे लिखते थे, एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, है ना, सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर धीरे धीरे एक एक को कम कर रहे थे, बट जब लास्ट में एक ही बचा तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर। फिर किसका पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में हम लिखेंगे estimated surplus as regards to creditors being the difference between gross asset and gross liability. I will explain you how to calculate this along with the problem. और फिर लेफ्ट साइड का कॉलम बंद हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और फिर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है, और फिर आ जाएगा लिस्ट एच में डेफिशिएंसी और सरप्लस। डेफिशिएंसी और सरप्लस को क्या करेंगे हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे करना है। डेफिशिएंसी लिस्ट एच, ये इसका टफेस्ट पार्ट है अगर आपको याद होगा तो वो भी हम करेंगे, बट लिटिल लेटर ऑन। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी।
मैं यहां पर आपको सिर्फ रूबरू करा दूंगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी गो एंड लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस. So come down to, I am going to deal with thoda sa difficult problem. Should that be fine? First problem, okay? All right. So can we come down to पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स जो रिवीजन बैच कर रहे हो, आपके क्वेश्चन आपकी नोटबुक में या सॉरी टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस में लगाए हुए रहेंगे, क्योंकि मैं रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ ये रिवीजन बैच, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन नंबर अलग बता रहा हूँ, बट आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में रहेंगे. तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का रहेगा, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का रहेगा, और तीसरा वाला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, है ना? सो प्लीज कम अलॉन्ग हियर एंड रीड दिस क्वेश्चन. Bad Luck Limited went into compulsory liquidation as on 30th June 2008. इस डेट को हाईलाइट कर दो. From the following particulars, prepare statement of affairs in the present statutory form as far as possible. ठीक है? Equity share capital 20,000 equity shares of 10 each, 5 paid up. My first question to this intelligent class, तुम लिस्ट को आइडेंटिफाई करो. ये कौन सी लिस्ट होगी? लिस्ट जी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सुन रहा हूं मैं. एफ. डिबेंचर होल्डर बराबर से पढ़ो कि कोई फिक्स चार्ज है या फ्लोटिंग चार्ज है. बराबर से पढ़ो. फ्लोटिंग चार्ज है. डी फॉर डिबेंचर होल्डर, तो ये कहां जाएगा? लिस्ट डी. फ्लोटिंग चार्ज है ना. फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन सा? बी. वेरी गुड. पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हाँ वेरी गुड. जो सिक्योर्ड पार्ट है वो बी में जाएगा, जो अनसिक्योर्ड पार्ट है वो ई में जाएगा. सो ये दोनों जगह पे जाएगा, बट कितना अनसिक्योर्ड है वो डेफिशिएंसी निकालकर हम खुद ही डाल देंगे. सो अभी के लिए क्या बोलेंगे? बी एंड ई. जो सिक्योर्ड है वो बी में, जो अनसिक्योर्ड है वो ई में. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर रेंट, टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस सी. बिल्स पेबल ई. Unsecured creditors E. Bank overdraft E. Bills receivable in hand A. ये asset है ना. फिर bill discounted, one bill 10,000 estimated to be bad. Actually bill discounted contingent liability होती है, बट उसमें से एक बिल डिसऑनर होने वाला है, तो ये contingent liability रहेगी या अब liability में कन्वर्ट हो जाएगी? Liability में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बेटा जी इसमें 30,000 ट्रिंग ट्रिंग है, टाइम पास है. What is important? 10,000. 10,000 is what? List E. Why list E? क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, उनके पास क्या सिक्योरिटी होती है, तो वो लिस्ट ई में जाएगा. आगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एस्टिमेटेड वैल्यू 35,000, डिपॉजिटेड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ये देखो ये वाला इसके साथ कनेक्ट करो. फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है? 35,000 बोला है ना उनको, तो वो जो सिक्योरिटी है वो नीचे दी है. लिस्ट बी के दो पहलू होते हैं, एक लाइबिलिटी का साइड, एक असेट का साइड. तो जो असेट है उसकी कीमत कितनी है? 35,000, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000. क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू 35,000, बुक वैल्यू कितनी है? 50,000. हम बुक वैल्यू के पास तरफ ध्यान नहीं देते, हम बुक वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं देते. अगला जीपी नोट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू 10,000, डिपॉजिटेड विथ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ये इसके साथ कनेक्ट करो. मैंने कहा कि जो लिस्ट बी के आइटम होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक असेट और एक लाइबिलिटी. तो वो जो असेट है वो जीपी नोट्स है. ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? 10,000. नाउ व्हाट इज जीपी नोट्स? वी आर नॉट इंटरेस्टेड. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट इट इज एन असेट, और उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000. ये जाएगा लिस्ट बी में. से यस. इसकी बुक वैल्यू 15,000 है, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा गेम किस पर चलेगा? ईआरवी, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है. आगे बढ़ते हैं. बुक डेट्स, गुड, ये तो पूरा आ जाएगा. डाउटफुल, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 50 पैसा इन अ रुपी, तो कितना पकड़ोगे? 7,000 पकड़ोगे या आधा पकड़ोगे?
3,500, तो ये तो पूरा 10,000 आएगा और ये कितना आएगा 3,500. से यस. बैड को पकड़ेंगे क्या? नहीं, इसको बोलेंगे 0. हैप्पी. तो ये बुक डेट्स किस में जाएगा? किस में? लिस्ट ए में. लैंड एंड बिल्डिंग किस में जाएगा? ए में. स्टॉक किस में जाएगा? ए में. मशीनरी ए. कैश इन हैंड ए. इज दैट ओके? So boys and girls, without wasting further time, let's start with the question. Are you all ready? My first question to you all is, what is the name of the company? Bad Luck Limited. Statement of affairs as on. क्या डेट है? 30th June 2008. Who prepares this? Board of Directors. Now write down this way and write down ERV rupees और इधर लिखेंगे particulars. ये एक पेज के लिए पूरा फॉर्मेट बना दो ऐसा जैसे मैंने अभी बनाया. बना दिया फॉर्मेट. सो अभी हम फर्स्ट लिखेंगे असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए. असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए. फर्स्ट वन क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड. असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज. जो क्लासिफाई किया हो बताओ. कैश इन हैंड कितना है बेटा जी? कैश इन हैंड 100 लिखू क्या? फिर अब हमने जहां जहां पर लिस्ट ए लिखा था उसको देख लेते हैं. बिल्स रिसीवेबल है क्या? बिल्स रिसीवेबल इन हैंड. बिल्स रिसीवेबल इन हैंड कितना है बेटा जी? 15,000. बेटा जी जो बिल डिस्काउंट कराया है उसके बारे में कोई लेना देना नहीं होगा इधर, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड है वो अपने हैंड में नहीं रहेंगे. दैट विल बी विथ व्हाट? बैंक. सो उसका कोई लेना देना नहीं है. 15,000 पूरा रियलाइज होगा. बिल डिस्काउंटेड विल बी अ लाइबिलिटी. इन्वेस्टमेंट और जीपी नोट्स विल गो इनटू व्हाट? द लिस्ट बी. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बुक डेट्स. बुक डेट्स. और बुक डेट्स का अगर मैं वर्किंग दूं तो इट विल बी 10,000 प्लस 3,500. बैड का कुछ नहीं लेना है, so it will become 13,500. Then my dear friend, you have got land and building. टेम्परेचर कम किया क्या? नहीं. हाँ. लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखेंगे? 1 लाख. हमें ERV लेनी होती है. लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में स्टॉक इन ट्रेड. Stock in trade, you are right, you should take 40,000. And machinery and tools कितना लेंगे आप? Machinery and tools you are going to take 2,000. कैश हम ऑलरेडी ले चुके हैं. इसके अलावा और कोई एसेट है बेटा? Now I want you all to take the total and let me know the total. 1,70,600. 15,000 plus 13,500 plus 1 lakh plus 40,000 plus 2,000. It will turn out to 1,70,600. दूसरा क्या लिखेंगे अभी? Assets specifically pledged as per list B. Assets specifically pledged as per
लिस्ट बी। एग्रीड। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, फिर ERV, फिर ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑन टाइम, मैं आपको समझ दूंगा। फिर आप क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी और सरप्लस। ये कॉलम, आउटर कॉलम वाला चल ही रहा है। ओके, नाउ इफ यू रेडी, मुझे बताइए वो कौन सी एसेट है। पहले हम एसेट लिखेंगे। कौन सी एसेट का नाम है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखूं क्या? क्योंकि बेटा मैं इधर एसेट के एंगल से देखता हूं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मैं एसेट के एंगल से देखता हूं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसका ERV है 35,000, और जिसके पास मैंने इसको गिरवी रखा है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसकी बुक वैल्यू है 30,000। चेक कर लो। तो इधर डेफिशिएंसी आएगा क्या? सरप्लस। सरप्लस। एग्रीड। नाउ नेक्स्ट, दूसरा क्या है? जीपी नोट्स। जीपी नोट्स से मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं? 10,000। उसकी ERV 10,000 है, बट मुझे पे कितना करना है? पार्टली से 20,000। तो सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी। कितने की? 10,000। और ये कहां चली जाएगी? लिस्ट ई में। अब कई सारे बच्चे बहुत होनहार होते हैं, बुद्धि से बहुत बड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि सर 5,000 को 10,000 के साथ सेटल कर दो। नहीं चलता। जैसे मान लो एक बैंक के पास तुमने भी गोल्ड गिरवी रखा है और मैंने भी गोल्ड गिरवी रखा है, गोल्ड लोन दोनों ने लिया है। एग्रीड। तुम्हारा जो सोना है उसमें सरप्लस निकल रहा है तुम्हारा लोन पेमेंट करने के बाद 50,000 का। मेरा जो सोना है उसमें सरप्लस नहीं निकल रहा है, उसमें डेफिशिएंसी निकल रही है, क्योंकि जो सोना है मेरा जो दिया हुआ है उसका कोई भी कारण की वजह से वैल्यू कम हो गया होगा या वॉट एवर रीजन, दे आर नॉट एबल टू रिकवर माई कंप्लीट लोन। तो क्या तुम तुम्हारे सरप्लस को मेरे अगेंस्ट एडजस्ट करने दोगे क्या? नहीं। तो सेम कॉमन सेंस लगाओ इधर। ये जो पहला 5,000 है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये बाकी के क्रेडिटर्स उसको दूसरे क्रेडिटर्स के साथ एडजस्ट करने नहीं देंगे। हैप्पी? तो ऐसा कोई सेट ऑफ नहीं होता, डोंट बिकम मैकेनिकल। सो बेटा जी अभी हम क्या लिखेंगे? सरप्लस कैरीड टू दी आउटर कॉलम। राइट डाउन एस्टिमेटेड सरप्लस, estimated surplus from assets specifically pledged। asset specifically pledged से कितना आ जाएगा बेटा जी? 5,000। with this you shall have the total of how much? 170,600 plus 5,000, 175,600। डू ऑल अप्रिशिएट? और इसको क्या लिखेंगे बेटा जी? एस्टिमेटेड टोटल असेट्स, टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बरोबर है क्या? वैसे लिखने के लिए तो डिबेंचर होल्डर हमें यह लिखना चाहिए, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। हैप्पी क्या जी? यहां पर ये आ गया। उसके बाद में भी मैंने आपको कुछ सिखाया था। उसके बाद में क्या लिखते हैं? समरी। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? समरी। सो बी रेडी एंड आई विल राइट डाउन समरी। समरी के अंदर हम क्या लिखेंगे? समरी के अंदर असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड,
उनसे कितने रुपए मिल रहे बेटा एसेट स्पेसिफिकली प्लेज से मुझे? इट इज एक्चुअली 35 प्लस 10,000. कितना मिल रहा है? 45,000. यस और नो? सो 35,000 प्लस 10,000 इट विल बी हाउ मच? 45,000 एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. और दूसरा क्या लिखेंगे? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. इसका टोटल कितना है बेटा जी? ऊपर फर्स्ट लेवल पर अगर हम देखेंगे तो 170,600 और इसकी टोटल इनर कॉलम में ही रह गया, आउटर कॉलम में मत लेना नलाई को. 2,15,600 इसको हम प्यार से लिखेंगे टोटल ए. लिख पाएंगे आप टोटल ए? So if you allow me, I would like to revisit it so far, whatever we have done. हमने पहले लिखा asset specifically pledged, outer column में लिखा, sorry asset not specifically pledged, फिर लिखा asset specifically pledged, उसके कितने हिस्से? 5 हिस्से, जिसके अंदर particulars, ERV, due to secured creditors, फिर surplus और deficiency. Deficiency and surplus of course. जो deficiency है वो list E में गया, जो surplus है वो outer column में गया. उसके बाद में इन दोनों की हमने summary लिख दी, summary में दोनों की क्या लिख दी? Gross value. इसके बाद में अब आप इनर कॉलम में, मतलब इनर मतलब इस कॉलम में लिखोगे, यहां पे ये तो चलता जाएगा, इधर क्या लिखोगे? ग्रॉस लाइबिलिटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी और इसके बाद आपका एक कॉलम चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में. ग्रॉस लाइबिलिटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू व्हाट? डेफिशिएंसी. इज दैट ओके? ये लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे इधर? अमाउंट रुपीज और ये क्या? पर्टिकुलर्स. रेडी हो? अच्छा, अब इधर दोबारा किसका जिक्र करना होता है हमें? लिस्ट बी. एग्रीड? सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे यहां पर? व्हाट आर वी गोइंग टू राइट डाउन? वी आर गोना राइट डाउन एस्टिमेटेड. बताओ क्या लिखेंगे इसमें? हमें यह जिक्र करना होता है कि लिस्ट बी की कितनी लाइबिलिटी इज कवर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. तो इसकी लाइन लिखिए, सेक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय assets specifically pledged. ठीक है? मैंने क्या लिखा? secured creditor as per list B to the extent secured by what? to the extent covered by assets specifically pledged. अब बेटा जी कितने हैं? एक है fully secured creditor से क्या? जरा ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रहा हूं. पहला है fully secured creditors. इधर तो नीली आएगा, बट फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हमने पूरा पेमेंट किया था क्या? 30,000. तो मैंने लेफ्ट में लिख दिया 30,000. फिर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनका जो बचा हुआ पेमेंट है वो लिस्ट बी में नहीं हो रहा है, वो लिस्ट सी में ई में होगा. तो इधर तो नीली आएगा, बट इधर कितना आएगा? 10,000. क्या आप मेरी बातों से सहमत हो गया? अगर आप बैकअप नहीं देना चाहते थे तो डायरेक्टली 40,000 लिखते तो भी कोई एतराज नहीं है. हैप्पी? इसके बाद में क्या करना है? ये तो हुआ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. फिर क्या करेंगे इधर? लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. इधर ही लिखेंगे ना, लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. बताओ कितने हैं? लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से बेटा जी? सो लिख दो रेंट, रेट्स,
टैक्सेस, एक्चुअली रेंट वर्ड गलत है वहां पर, रेंट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस. सो रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस. बताओ बेटा अमाउंट कितना है? 6,000 एंड 6,000. इधर नेगेटिव लिखूं? ठीक है. अब बेटा जी ये जो लाइन आ रही है ऊपर से, उसमें देखो जरा टोटल कितनी है उस पर. 175,600 है क्या? 175,600 में से 6,000 माइनस कर दो. सो एज यू राइटली से 169,600 से यस. सो बेटा जी इसको क्या लिखेंगे? वेरी गुड. एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ असेट्स अवेलेबल. Assets available for what? For debenture holder and unsecured creditors. So I'll write down 169,600. Are you happy? So with this, boys and girls, your 169,600 is done with. सॉरी सरप्लस आया. अब उसके बाद में किसका करेंगे? डिबेंचर होल्डर आएंगे क्या? सो हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर एज पर लिस्ट डी, या आप ऐसा भी लिख सकते थे लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर. लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर का मतलब होता है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों आएगा. प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों आएगा. सो बेटा जी मुझे बताओ कितने हैं डिबेंचर होल्डर? है क्या कुछ? अगर मान लो वो नहीं भी होते तो भी आप ये लिस्ट ऐसे ही लिखते, ऐसा नहीं कि पिछली लिस्ट को ऊपर लेके आ जाए. डिबेंचर होल्डर नील लिखकर आगे जाते. तो इधर कितना लिखेंगे? 1,50,000. कोई इंटरेस्ट है क्या बेटा जी पेंडिंग? कोई डेट दी है कि कब तक इंटरेस्ट पेमेंट किया? नहीं. एग्रीड. सो 150 और इधर भी 150. अब बेटा जी इस 150 को नेगेटिव करो और मुझे बताओ कितना आएगा? 169,600 माइनस 1,50,000. इट इज 19,600. आई शैल मेंशन इट एज estimated surplus as regards to, very good, estimated surplus as regards to debenture holders. After this you have got something more. After this you have got something more. Who is that? Unsecured creditors as per लिस्ट ई. इसमें गलती मत करना कि जो लिस्ट बी में अनसिक्योर्ड रहा है वो भी आएगा, जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा वो भी आएगा. यस और नो? और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी कई बार कुछ आइटम्स प्रिफरेंशियल में ना जाते हुए लिस्ट ई में आ जाते, तो सारी चीजें आएगी. तो चलो अभी ढूंढो अपने कौन कौन आएंगे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर में जाएंगे. 6% मॉर्गेज डिबेंचर ले लिया डी में. फुल्ली सिक्योर्ड उधर चला गया. पार्टली सिक्योर्ड इधर आएगा. सो हम क्या लिखेंगे? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. क्या आप मेरी बात मानते हो? इधर 10,000 आएगा नेगेटिव और इधर आएगा 10,000 टोटल में. उसके बाद क्या बेटा जी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर लेना है? नहीं, वो लिस्ट सी में ले चुके हैं. फिर क्या है? बिल्स पेएबल. So I'll write down bills payable. Bills payable मेरे हिसाब से आएगा इधर 1 लाख और इधर भी आएगा 1 लाख. 1 लाख इधर नेगेटिव आएगा. फिर बेटा जी बैंक नहीं सॉरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है. सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा जी? 70,000 एंड 70,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? दोनों तरफ 70,000 आया. अब उसके बाद क्या है आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट. ये भी अनसिक्योर्ड है तो हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. कितना बता रहे बेटा? 10,000 एंड 10,000. बैंक ओडी के बाद बिल्स रिसीवेबल तो असेट में गया. बिल्स डिस्काउंटेड, इसमें से कुछ एक डिसऑनर भी हुआ ना, सो हम क्या लिखेंगे? बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड.
कितना लिखेंगे? 10,000 एंड 10,000. इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं आएगा, जीपी नोट नहीं आएगा, बुक डेट्स नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, मशीनरी टूल्स और कैश इन हैंड नहीं आएगा. क्या आप मेरी बातों से सहमत है? क्या इतनी लाइबिलिटी आएगी? यस और नो? सो अब मुझे बताइए इधर की टोटल कितनी आ रही है? लेफ्ट साइड की टोटल जहां से आप लिखना शुरू किए, 30 + 10 40, 46, 46, 196, 196, 2,06,000, 2,06,000, 3,06,000, 3,06,000 and 3,76,000, 86,000, 96,000. 3,96,000 आ रही है टोटल इधर की? एग्रीड? और अब ये माइनस कर दीजिए तो आपका डेफिशिएंसी आ रहा है क्या? 19,600 माइनस 10,000 माइनस 1 लाख माइनस 70,000 माइनस 10,000, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 1,80,400. और ये फिगर नेगेटिव आ रहा है क्या? ये फिगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सरप्लस है कि डेफिशिएंसी है? वेरी गुड. सो अब इधर वर्ड क्या आएगा? एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी as regards to unsecured creditors 180,400. इसको चाहिए तो नेगेटिव में भी लिख दो तो कोई एतराज नहीं है. एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी as regards to what? Unsecured creditors being. अब इधर उनको डिटेल भी चाहिए होता है बेटा. ऊपर आपने एक समरी में ग्रॉस टोटल ली थी, कितनी है ग्रॉस टोटल? 2,15,600 माइनस 3,96,000. ये 3,96,000 कहां से आई है? टोटल से. टोटल लिया ना लाइबिलिटी का, और ये टोटल आपका 180,400 से मैच होना चाहिए. ग्रॉस असेट minus gross liability. Gross asset you will find it in summary and gross liability on the left hand side. This total should match. So 215,600 minus 3,96,000. It turns out to how much? 180,400. Say yes or no? So dear friends, now we go further and what do we write down? ये यहां पर तो डेफिशिएंसी तो आ गई. अब उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल. सो राइट डाउन इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल. इसके अंदर हम लिखेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पर लिस्ट एफ. कितने देखो जरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर? तो तुम्हारा बोलना पड़ा 2 लाख क्या? कोई डिविडेंड पेंडिंग इसका? नहीं. और दूसरा कौन है लास्ट में? इक्विटी शेयर होल्डर. ये दोनों एक साथ ही लिखेंगे. इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी. कितना है बेटा जी? इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख है क्या? यस. अब बेटा जी इसको और माइनस कर देंगे आप. So deficiency as per 480 as per list H 480,400. $480,400.
सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट इन दिस. इसमें अगर फॉर्मेट सही से नहीं बनाए तो आपके मार्क्स जाएंगे. और दूसरी चीज, जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो भी मैं आपको लिखा कर देता हूं. उसमें से डिबेंचर होल्डर के बारे में एक स्पेशल पॉइंट लिखा कर दिया. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉल्स इन अरियर्स. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉल्स इन अरियर्स. अब जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो आपको मैं समझाते जा रहा हूं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए कॉल्स इन अरियर्स. ठीक है बेटा, कई बार बच्चे है ना अनकॉल्ड कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स में क्वेरी कर जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन कर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, ये जो वाला चेक करोगे अभी बैड डेट्स लिमिटेड वाला, तो उसमें चेक करो कि उसमें शेयर की फेस वैल्यू 10 है बट मंगाए गए हैं 5. तो पेड अप वैल्यू 5 है, अनकॉल्ड अमाउंट 5 है. अनकॉल्ड मतलब जो पैसा ड्यू हुआ ही नहीं है, मंगाया ही नहीं है. अनकॉल्ड अमाउंट का हमारे पूरे इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है इंपैक्ट, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई इंपैक्ट नहीं है. इट्स प्लेन वैनिला लाइक दिस ओनली, कुछ नहीं करना है. बट अगर यहीं पर कोई शब्द होता कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है कि पैसा ड्यू हो चुका है, आया नहीं है, मतलब हमने पैसा मंगाया है बट मिला नहीं है. सो कॉल्स इन अरियर्स को लेट्स टेक एन एग्जांपल. कॉल्स इन अरियर्स का एग्जांपल लिखते हैं. शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 10 lakhs. कॉल्स इन अरियर्स है 40,000. कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स रियलाइज्ड 30,000. राइट, कॉल्स इन अरियर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अनकॉल्ड कैपिटल. अगर ये होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, ये एक बार प्रेजेंटेशन में एक बार चेक करेंगे. आप भी तुरंत लिख कर ले लीजिए. ये वाला इधर तक लिख कर ले लीजिए. कॉल्स इन अरियर्स का स्पेशल केस. रिवीजन बैच में बेटा जी एक प्रॉब्लम समझाने के बाद में जितने भी स्पेशल केसेस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू आर डन विद दिस. ठीक है, ओके. अब जरा ध्यान से सुनते हैं. सो शेयर कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन अरियर्स रियलाइज 30,000. तो इसको कैसे दिखाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए में आएगा, लिस्ट ए में आएगा कॉल्स इन अरियर्स रियलाइज्ड एंड आई विल राइट डाउन 30,000. जितना रियलाइज होगा उतना ही लिखना है. कॉल्स इन अरियर्स टू बी रियलाइज्ड, रियलाइज्ड वर्ड नहीं भी रहा तो टू बी रियलाइज्ड, ERV है 30,000. उसके बाद में लिस्ट जी में आऊंगा मैं. जी इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यस और नो. सो जी में मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर होल्डर एंड माई फिगर वुड बी 10 lakh minus 10,000. 10 lakh minus 10,000, I will write down 9,90,000 less. मतलब शेयर कैपिटल कभी भी 10 लाख नहीं लिखूंगा मैं. शेयर कैपिटल कभी भी 10 लाख नहीं लिखूंगा. बट लाइबिलिटी, अगर यही डिबेंचर होल्डर होते, मान लो डिबेंचर होल्डर का कम पेमेंट हो रहा है. अच्छा चलो कंफ्यूजन नहीं करते, कुल मिलाकर इसके बारे में चर्चा करता हूं. 10 lakhs माइनस 10,000 ये कितना आएगा? 9,90,000. मतलब जितना पेड अप है उतना ही वैल्यू इधर से लेस होगा. सो इसका मतलब ये कि यहां पर डेफिशिएंसी में इस 10,000 का कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा. क्यों नहीं इंपैक्ट आएगा 10,000 को तो मैं माइनस कर इधर बता रहा हूं कि 990 है मेरे तो इक्विटी शेयर होल्डर. अगर मैं 10 लाख बोलता तो मेरी डेफिशिएंसी बढ़ती ना. 10 लाख बोला ही नहीं, 990 बोला है, तो मेरी डेफिशिएंसी 10,000 से कम ही है. डू यू अप्रिशिएट दिस? सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये आगे आपको काम आएगा लिस्ट एच में, क्योंकि कई बार वहां पर दिक्कत आती है. सो ध्यान में रहे. कॉल्स इन अरियर्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा जी? पहले रियलाइज जो वैल्यू है वो लिस्ट ए में जाएगा और फिर उसके बाद में लिस्ट जी में जितना पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल है उतना ही लेस होता है. कॉल्स इन अरियर सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं. नाउ लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. दिस एडजस्टमेंट इज, तुमने नहीं लिखा क्या? लिख लिया ना? हाँ, जल्दी से करो.
लिखिए फिर नेक्स्ट, ऑन सिंगल assets there are multiple liability, that is single asset इसके ऊपर आएगा पहले फर्स्ट मॉर्गेज, देन आएगा सेकेंड मॉर्गेज, इसमें आएगा फर्स्ट मॉर्गेज, देन आएगा सेकेंड मॉर्गेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकेंड मॉर्गेज? सिंपल ट्रिक है। पहले क्या था, हमारी जो असेट थी इट वॉज वर्थ रुपीज 10 lakhs एंड आई गॉट द लोन ऑफ 9 lakh। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे असेट की वैल्यू बाजार में अप्रिशिएट हो गई एंड माई 10 lakhs असेट इज नाउ वर्थ रुपीज 80 lakhs। So now I want to take more loan, but when I take more loan, I will give the second charge to those people on the same asset. जो इसके पहले एग्जांपल था मल्टीपल असेट मल्टीपल सिक्योरिटी थी, जीपी नोट्स और इन्वेस्टमेंट, दो अलग अलग असेट दो अलग अलग लाइबिलिटी। यहां पर मैं बोल रहा हूं असेट एक है लाइबिलिटी दो है, तो इस केस में जो पहले वाले असेट मतलब लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में जो पैसा बचेगा वो पैसा दूसरे वाली लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज होगा। डू यू ऑल एग्री? तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल लिखिए, बिल्डिंग 90 lakhs, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 30 lakhs, फिर मैं लिख रहा हूं सेकेंड मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 40 lakhs, बिल्डिंग 90, 30 एंड 40 lakhs। अब देखो इसका क्या होगा, अभी 40 को मैं थोड़ा सा अल्टर कर कर भी समझा सकता हूं। तो अब इसमें जो हमारा लिस्ट बी है वो कैसा बनता है बताओ? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इसके अंदर हम लिखेंगे पहला क्या, पर्टिकुलर्स, वेरी गुड, ERV, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर नेक्स्ट आइटम बनेगा डेफिशिएंसी और सरप्लस। हैप्पी? सो नाउ व्हेन आई राइट डाउन द फर्स्ट आइटम वुड बी बिल्डिंग, जरा ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, बिल्डिंग, एग्रीड, कितना ERV है? 90 lakhs है क्या? और फर्स्ट मॉर्गेज कितना है? 30 lakhs। तो अगर हम चाहे तो इधर लिखेंगे बिल्डिंग और बिल्डिंग को अंडरलाइन करके लिखूंगा फर्स्ट मॉर्गेज, कितना है? 30 lakhs। I will not write down surplus because this surplus cannot be taken to the outer column immediately. 90 minus 30, 60 is not available to be taken into the outer column. So I will write down one more is due to the secured creditors, 40. So this is what? Second mortgage. So building, first mortgage, second mortgage. So 90 minus 30 minus 40, 70 minus हो गया, कितना बच गया? 20, and the surplus will be taken here as 20. समझ में आया? बिल्डिंग का 90 lakhs था, उसमें दो सिक्योरिटीज दी हुई, मतलब दो लाइबिलिटीज उसके ऊपर ये है, हक बनाती है। ये ऐसे भी हो सकता था 90 lakhs माइनस 30, और ऐसा मान लो कि दूसरी जो सेकेंड मॉर्गेज है वो 80 lakhs की है। सो 90 माइनस 30 माइनस 80 वुड लीड टू व्हाट? 20 lakhs, एंड इट वुड बी लीड टू व्हाट? डेफिशिएंसी। हैप्पी? So with this, my dear friend, we are done with statement of affairs. Now we need to understand list H, deficiency account, which we will study after this break. But before we go for a break, I just forgot to tell you something.
there is one question which we are going to do, but this we are going to do along with the answer. The answer is already there. So you are there on MCMR 6 for you people. और आपके लिए रिवीजन बैच के स्टूडेंट्स, आपके लिए सीक्वेंस में ऑलरेडी प्लॉटेड है. ओके, सो लेट्स रीड इट और क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी. तो इसको ओरली पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे. अगर मान लो कभी घर पर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद में अगर आप ओरली सॉल्व करते हो तो ओरली कैसे सॉल्व होना चाहिए, उसमें कभी भी ऐसे देख कर नहीं चलते हैं. यू शुड ऑलवेज हैव अ पेन एंड अ कैलकुलेटर विथ यू रेडी. सो बी रेडी फॉर दिस. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द डेफिशिएंसी अकाउंट फॉर सबमिशन to the official liquidator of Equipment Limited, which went into liquidation on 31st December 2012. 3,000 equity shares of 100 each, 80 paid up, right? G. 6%, 1,000 preference shares of 100 each, fully paid up. F. Calls in arrears अगर realize होंगे तो list A. 5% डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज है तो लिस्ट D. मॉर्गेज लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा? B में नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्यों? उनको या तो लोन बताना पड़ेगा. मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं. मॉर्गेज ऑन, अच्छा मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी मैंने लैंड एंड बिल्डिंग सुना. मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मतलब लोन है. सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है. तो ये कहां जाएगा? बिल्कुल सही बी, क्योंकि ये लोन है, सिक्योर्ड है ऑन व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग. ट्रेड क्रेडिटर्स ई. ओइंग फॉर वेजेस सी, assuming that it is preferential. Then secretary's सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ ओविंग. बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है. कितना अमाउंट है? 3,000. 3,000 है. 500 को डिवाइड करो 3,000 से, 6 मंथ्स. हम कितने महीनों को प्रेफरेंशियल मान सकते हैं? 4 महीने. तो भाई साहब जी ऐसे बोलकर सीधा सीधा बता देते क्या फर्क पड़ जाता. बट ठीक है, आपको क्या समझना पड़ेगा? 4 महीना इंटू 500, 2,000 कहां जाएगा? सी. और 1,000 कहां जाएगा? ई. कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सी में जाता है और बचाव कहां जाएगा? ई में. नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी 1,500 पर मंथ ओविंग. बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, सो इट विल गो इन व्हाट? ई. अप्रिशिएट दिस. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू को टाइम पास है डिस्काउंट कर दो. देखो ही मत, आंखें बंद कर लो. एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कहां जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग. समझ नहीं पा रहा हूं मैं. ए. लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या? चुप रहना. लाइक बी है. लैंड एंड बिल्डिंग बी है. ओ प्लीज. प्लांट ए. टूल्स ए. पेटेंट ए. स्टॉक ए. इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ अ बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,90,000. ओ ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट था क्या? नहीं है. सो बैंक ओवरड्राफ्ट जो 190 है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो 190 है, ये क्या है? ये लाइबिलिटी है और उसके अगेंस्ट असेट है 170. तो मुझे लगता है ये भी कहां जाएगा? बी में. और ये जो बैंक ओडी है ये कहां जाएगा? बी में ही. अरे हो नहीं, यह अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई. देखो क्या बोला? इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ ए बैंक फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 190. सो 190 इज माय लाइबिलिटी. लाइबिलिटी विल गो इन लिस्ट बी ओनली. और उसकी वैल्यू कितनी? एआरवी 170. ये भी कहां जाएगा? बी में ही. आगे बुक डेट्स ए. ऑन 31st December 2007 the balance sheet of the company showed a general reserve of 40,000 accompanied by debit balance of 25,000 in P&L account. keep it pending. पेंडिंग अभी के लिए, ये मैं लिस्ट एच में सिखाऊंगा जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे तब. अभी के लिए पेंडिंग. इन 2008 द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर. पेंडिंग. द कंपनी सफर्ड अ टोटल लॉस ऑफ 1,09,000 बिकॉज बिसाइड्स लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑफ 40,000 ड्यूरिंग 9, 10, 11. पेंडिंग. For 2012 accounts were not yet made. Pending. The cost of winding is expected to be rupees 15,000. Now highlight this. The cost of winding up is expected to be rupees 15,000.
Is that okay? Now, my dear friend, this 15,000 will be treated as what? Preferential creditors. If you are ready, can we go ahead? Done? मैं अभी क्या बोल रहा हूं, लिस्ट ए में क्या क्या आया बताओ मुझे. एक सुनो, आप सभी लोग क्वेश्चन में रहेंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन में रहेंगे, जो आपके पास क्लासिफिकेशन है. स्क्रीन पर आंसर देखोगे और देखोगे आपका फिगर बराबर मैच हो रहा है कि नहीं. कोई भी बच्चा आंसर के पास नहीं आ रहा है अभी, ठीक है. सो आ जाओ, अभी मैं इधर आपको आंसर दिखा रहा हूं. पहला है असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए. ठीक है, आपने फर्स्ट लिस्ट ए कहां पर लिखा है वो बताइए मुझे इधर का आंसर. हाँ, कॉल्स इन अरियर्स. सो बेटा अनपेड कॉल्स 5,000 आ गया क्या? यस. नेक्स्ट आइटम आपने कहां पे लिस्ट ए लिखा था? प्लांट. प्लांट का वैल्यू 130 लिखा है क्या? देखो, यस. नेक्स्ट किसको लिखा है? टूल्स. टूल्स 4,000 है क्या? यस. नेक्स्ट कौन सा लिखा है आपने? पेटेंट. पेटेंट 30 है क्या? यस. देन स्टॉक. स्टॉक 74 है क्या? देन नेक्स्ट बुक डेट्स, उसको ट्रेड डेटर्स भी बोल सकते हैं, 60 है क्या? इसके अलावा और कोई आइटम? सो मेरे राजा बेटा एक बार इसकी टोटल ले लो तो 60,000 प्लस 74,000 प्लस 1,30,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 इज 3,03,000. डज दैट टोटल टैली? यस. नाउ उसके बाद में हम शुरू करते हैं लिस्ट बी के साथ. पर्टिकुलर्स, ERV, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड देन डेफिशिएंसी एंड सरप्लस. वापिस से तुम्हारा ध्यान पूरा क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में मुझे देखकर बताइए, आपने लिस्ट बी में क्या क्या लिखा है? मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट. सो मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग लिखा क्या आपने? कितने की उसकी ERV है? 130 है क्या? उसके अगेंस्ट लोन कितने का है? 80,000. तो बेटा जी कितने का आएगा सरप्लस? 50. 50 आउटर कॉलम में आएगा क्या? आ गया. बैंक ओडी कितने का है? 1,90,000. इन्वेस्टमेंट बैंक ओडी 190 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 170. डेफिशिएंसी है सरप्लस है? डेफिशिएंसी 20,000. ये कहां जाएगा? लिस्ट ई में. क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? यस. उसके बाद में ये आपकी टोटल कितनी हो गई? 3,03,000 और 50,000, 3,53,000. से यस और नो. अब आपको याद है क्या इसके बाद में हम क्या देते हैं? समरी. सो असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज के साथ कितना है बेटा जी? रियलाइजेशन 170 और 130, 3 लाख है क्या? हाँ या नहीं? और ऊपर वाली असेट का कितना है? 3,03,000. सो समरी में आएगा 6,03,000. चेक कर लो, 3 लाख प्लस 3,03,000, 6,03,000. एग्रीड. और फिर बेटा जी ऊपर का जो 353 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम लेफ्ट साइड में आ गया क्या? ठीक है. जरा लिस्ट बी जहां जहां पर लिखा था वो कौन से था? एक तो बैंक ओडी था और दूसरा कौन सा था? मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का कितना कवर किया मैं आपको बताऊं क्या? पूरा 80,000 कवर हो गया क्या? बट बैंक ओवरड्राफ्ट का 170 कवर हुआ. सो लो कैलकुलेटर पर 170 प्लस 80,000, 2,50,000 कवर हुआ है क्या? यस और नो? सो बालिया ये मैंने लिख दिया 2,50,000. से यस. इधर हमेशा क्या आएगा? नील. अब मैं अगला बात पूछता हूं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपने कहां कहां पर लिखा है? ओइंग फॉर वेजेस. कितना बेटा ओइंग फॉर वेजेस? एक ही सेकेंड. ठीक है. ओइंग फॉर वेजेस कितना बेटा जी? 20,000 है. कहां पर लिखा? 20,000 और 2,000 सेक्रेटरी. और क्या है? एक और लिखा था. कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज एक्सपेक्टेड टू बी नाउ 15,000. नाउ सुनो. कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप वी आर गोइंग टू टेक इट इन लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. Cost of winding up we are going to take it in liquidator statement of account. Now comes a question why. ये statement of affairs कौन बना रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वाइंडिंग अप कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है कि लिक्विडेटर करता है? लिक्विडेटर. तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप शुड बी टेकन अप इनटू व्हाट? लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. अब हमसे कंफ्यूजन क्या हो गया? शायद हमने इसको कंफ्यूज कर लिया था विद एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दीज आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यस और नो?
So that is the reason it will not be a part of statement of affairs. Statement of affairs में क्या नाम उसका, प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया सिर्फ वही होंगे जो वो 7 क्राइटेरिया में बैठेंगे, और ये 7वें क्राइटेरिया में बैठता नहीं है. तो कहां पे जाएगा? एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो उसके अगली स्टेप है. खैर कोई बात नहीं. अभी 22,000 क्लियर है क्या? अच्छा, फिर बेटा जी 353 माइनस 22,000. सो कैन आई से 3,31,000 आया? यस. अब चलते हैं. ई तो हो गया, ये सॉरी ई क्या, सी तो हो गया. अब डी में क्या क्या था? डिबेंचर होल्डर. चेक करके बताओ डिबेंचर होल्डर कितने हैं. डी है क्या? कितना है? 1 लाख है. सो चेक 1 लाख है. क्या हुआ? अच्छा, इंटरेस्ट पेड अप टू क्या है? 30 जून 2012. सो बेटा अभी कितने महीने और बाकी है? दिसंबर एंड है ना, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि इंटरेस्ट भी लेना होता है. सो लो कैलकुलेटर पर 1 लाख इंटू 5% इंटू 6/12, 2,500 है क्या? सो बेटा जी ये आया 1,02,500 दोनों तरफ से. यस. अब डी भी हो गया. डी में आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होता है. नेक्स्ट आइटम कौन सा है? नेक्स्ट आइटम कौन सा? मैं सुन रहा हूं. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जरा ढूंढ के बताओ आपने कहां कहां पे ई लिखा है. ट्रेड क्रेडिटर्स. तो आपने जैसे कितना बता रहे हो? ट्रेड क्रेडिटर 265,500 क्या? चेक करो. हाँ, उसके बाद में कौन सा है? सेक्रेटरी सैलरी. सेक्रेटरी सैलरी 1,000 है क्या? अच्छा ठीक है, मैंने इधर 1,000 लिखा. और क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी कितनी है? 6,000. ये दोनों का ससुरे ने मिलाकर 7,000 लिखा है. अरे हो नहीं. और बेटा जी लिस्ट बी में भी तो एक आइटम मैंने लिस्ट ई लिखा था. ये देखो लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड पोर्शन. तो ये कितना आ जाएगा? 20,000. सो बेटा इस तरीके से कुल मिलाकर 20,000, 265,500. इसका उन्होंने कंबाइन कर दिया, बट मैंने आपको बोला कि आप ब्रेकअप दे सकते हो. 2 मिनट. आप ब्रेकअप दे सकते हो. क्या क्या ब्रेकअप दे सकते हो? 6,000 फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर और 1,000 फॉर सैलरी. तो इस तरीके से 7,000 ये इन्होंने टोटल लिया. अब ये 292,500 आ रहा है. तुम्हारा कुछ दूसरा बोलना पड़ रहा है क्या? 292,500 ये लेस हुआ. तो अब इसके बाद में ये क्या है? डेफिशिएंसी आया क्या? बेटा अब इसके बाद में तो डायरेक्टली अभी पेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कौन? इक्विटी शेयर होल्डर. से यस. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिगर देखकर बताओ. 1 लाख है क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख है क्या? इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर देखकर बताओ. 240 है क्या? दोनों का 340 और इधर डेफिशिएंसी 4,04,000 है क्या? से यस और नो. सो विद दिस कैन वी से दैट कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब हम रीजनेबली कर पाएंगे. ठीक है. सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार देखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट क्या है, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है, और फिर बचा हुआ टाइम विल पुट इट अप इनटू स्टेटमेंट लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. इज दैट ओके? ऑलराइट, थैंक यू.